Okay, Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. We will do the hypertension in pregnancy, and we will do this topic from the NICE guideline. So let's start. How you will reduce the risk of the hypertensive disorder in pregnancy. Symptoms क्या हैं preeclampsia के? Advise the pregnant women to seek the immediate medical attention if they experience. अगर पेशेंट को कंप्लेन हो हाइपरटेंशन के साथ साथ पेशेंट को कंप्लेन हो सीवियर हेडेक की या विजन प्रॉब्लम की, ठीक है, ब्लरिंग हो या फ्लैशिंग हो, या उसको सीवियर पेन हो बिलो द रिब्स, या वॉमिटिंग हो, या सडन स्वेलिंग हो फेस पे, हैंड पे या फीट्स पे. सो दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ द प्री एक्लेम्शिया. तो आपने पेशेंट को गाइड करना है, जो भी पेशेंट आपके पास हाइपरटेंसिव आती हैं, कि उनको अगर ये साइनो सिम्टम्स, ये हैं डेंजर साइंस, ठीक है, अगर ये साइनो सिम्टम्स हो तो वो इमीडिएट हॉस्पिटल आएँ. ओके. और इन पेशेंट्स को, जो पेशेंट्स प्री एक्लैम्प्टिक है ना, उनको फिर आपने स्टार्ट कर देनी है 75 मिलीग्राम टू 150 तक एस्पिरिन फ्रॉम द 12 वीक ऑफ द जेस्टेशन अंटिल द बर्थ. ओके. अच्छा, एस्पिरिन आप कब देंगे? एक तो आप हाई रिस्क में देंगे. हाई रिस्क के जो भी फैक्टर मेंशन है ना, उनमें से अगर कोई एक भी फैक्टर आपको पेशेंट में मिलता है तो फिर आपने उसको एस्पिरिन स्टार्ट कर देनी है. मॉडरेट जो रिस्क फैक्टर नीचे मेंशन है, इनमें से अगर आपको 2 रिस्क फैक्टर मिलते हैं या 2 से ज़्यादा मिलते हैं तो फिर आपने एस्पिरिन स्टार्ट कर देनी है 12 वीक से लेके, और फिर आप देंगे उसको टिल बर्थ तक, ठीक है. हाई रिस्क के कौन से फैक्टर हैं? अगर पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री है हाइपरटेंसिव डिसीज़ की, या क्रोनिक डिसीज़ है, या ऑटो इम्यून डिसीज़ है, या टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटिक है, या क्रोनिक हाइपरटेंशन है, इन केसेस में आपने स्टार्ट कर देनी है एस्पिरिन फ्रॉम दी 12 वीक टिल बर्थ तक. और अगर इनमें से पेशेंट नली पैरिटी है, या उसकी एज 40 से ज़्यादा है, या प्रेगनेंसी इंटरवल 10 ईयर से ज़्यादा है, या BMI 35 से ज़्यादा है, 35 या 35 से ज़्यादा है, या प्रीवियस हिस्ट्री है प्री एक्लेम्शिया की, या मल्टीफीटल प्रेगनेंसी है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री है सॉरी प्री एक्लेम्शिया की, या फीटल मल्टीफीटल प्रेगनेंसी है. अगर इनमें से 2 रिस्क फैक्टर आपको मिल जाते हैं तो फिर भी आपने स्टार्ट कर देनी है एस्पिरिन. ओके. और क्या आपने उसको एडवाइस करना है? डोंट यूज़ द नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोजेस्टेरोन, डायूरेटिक, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन टू प्रिवेंट दी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, ठीक है. बाकी जैसे कि प्री टर्म बर्थ के लिए वो, या थ्रेटेंड अबॉर्शन के लिए प्रोजेस्टेरोन तो यूज़ कर सकती है ना, थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस के लिए लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन यूज़ कर सकती है. बट हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर के लिए जिस तरह से हम उसको एस्पिरिन दे रहे हैं, इसी तरह से हम बाकी ये मेडिसिन नहीं दे सकते उसको, ठीक है. और ना ही आप उसको मैग्नीशियम सल्फेट, फॉलिक एसिड, या एंटीऑक्सीडेंट, फिश ऑयल या गार्लिक देंगे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द हाइपरटेंशन. आपने उसको साल्ट रिस्ट्रिक्शन के लिए एडवाइस नहीं करना. क्रोनिक हाइपरटेंशन में आप करते हैं, आप प्री एक्लेम्शिया या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में साल्ट रिस्ट्रिक्शन के लिए एडवाइस नहीं करते. एडवाइस ऑन द रेस्ट एंड एक्सरसाइज शुड बी सेम एज द हेल्दी प्रेग्नेंट वूमेन. और रेस्ट और एक्सरसाइज भी वैसे ही करेगी जैसे नॉर्मल प्रेग्नेंट वूमेन करती है. इसकी कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन नहीं है. अच्छा, अब आ जाते हैं असेसमेंट ऑफ द प्रोटीन यूरिया इन हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर. आपने कैसे चेक करना है प्रोटीन यूरिया? यूज़ इन ऑटोमेटेड रीएजेंट स्टिप रीडिंग डिवाइस फॉर द डिपिस्टिक स्क्रीनिंग इन सेकेंडरी केयर. अगर आपकी डिपिस्टिक पे 1+ है या 1+ से ज़्यादा है, ठीक है, पहले तो आप डिपिस्टिक करेंगे, ठीक है. और अगर डिपिस्टिक पे 1+ है, 1+ से ज़्यादा आ गया, तो फिर आपने करना क्या है? फिर आप एल्ब्यूमिन केराटिनिन रेशो करेंगे, या तो एल्ब्यूमिन केराटिनिन करें या प्रोटीन केराटिनिन करें. ओके. फिर आप देखें कि डायग्नोस्टिक थ्रेशोल्ड इसका कितना आता है. अगर 30 मिलीग्राम पर मिलीमोल तक आ गया, ठीक है, आप एल्ब्यूमिन केराटिनिन का, या सॉरी जो प्रोटीन केराटिनिन का है ना, वो है 30 मिलीग्राम मिलीमोल. अगर इससे ज़्यादा आ गया तो फिर प्रोटीन यूरिया पॉजिटिव है, इट मीन्स, ठीक है. या एब्डोमिनल एल्ब्यूमिन केराटिनिन का अगर 8 मिलीग्राम से ज़्यादा आ गया तो इट मीन्स कि सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया है. पहले फर्स्ट मॉर्निंग वाइट यूरिन यूज़ करते थे, अब नहीं करते. और ना ही अब 24 आवर रूटीन यूरिन कलेक्शन करते हैं फॉर
डायग्नोसिंग द प्रोटीनूरिया, ठीक है। अब मिड स्ट्रीम यूरिन यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो थोड़ा सा था इंट्रोडक्शन प्री एक्लेम्शिया का, ठीक है। अब आ जाते हैं कि क्रोनिक हाइपरटेंशन, वो पेशेंट्स जो आपके पास प्रेगनेंसी में आती हैं जिनको पहले से ही हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, ठीक है, उनको फिर आपने क्या एडवाइस करनी है प्री प्रेगनेंसी। रिफ़र टू द वुमेन टू अ स्पेशलिस्ट टू डिस्कस द रिस्क एंड द बेनिफिट ऑफ द ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो ना आपने उसको स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करना है जहाँ से वो अपना हाइपरटेंसिव का इलाज करवा रही है, ठीक है। अच्छा, और जो मेडिसिन ले रही हैं अगर वो टेराटोजेनिक है, जैसे एसी इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिनमें कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है, तो वो आपने स्टॉप कर देनी है विद इन 2 वर्किंग डेज़ ऑफ द नोटिफिकेशन। जैसे उसकी पीटी पॉजिटिव होती है तो विद इन 2 डेज़ आपने स्टॉप कर देनी है, और आपने इसकी अल्टरनेटिव मेडिसिन पे इसको रखना है जो कि प्रेगनेंसी में सेफ हो, जैसे कि लेबिटोलोल हो गई, मिथाइल डोपा हो गई। और अगर वो डायूरेटिक भी ले रही है ना, जैसे कि थायराइड लाइक डायूरेटिक, तो वो भी आपने स्टॉप कर देनी है। ओके, तो प्री प्रेगनेंसी आप इसको क्या एडवाइस करेंगे? एक तो आप रिव्यू करेंगे मेडिसिन का, और अगर वो एसी इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ले रही है तो क्योंकि उनमें कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है, या थायराइड डायूरेटिक ले रही है तो फिर आपने स्टॉप कर देनी है विद इन 2 डेज़, और आपने इसको अल्टरनेटिव मेडिसिन देनी है जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ हो। अच्छा, आपका टारगेट ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए क्रोनिक हाइपरटेंशन में प्रेगनेंसी के दौरान? 135 से लेके 85 तक होना चाहिए, ठीक है। कौन सी ड्रग देंगे फिर अल्टरनेटिव? आप लेबेटालोल दे सकते हैं उसको, नेफेडिपिन भी दे सकते हैं अगर लेबेटालोल आपकी अनसूटेबल है पेशेंट के लिए, या आप मिथाइल डोपा भी देंगे अगर बोथ आर सूटेबल, ठीक है। तो आपने इस तरह से याद रखने हैं ऑप्शन। सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट लाइन आएगी ना वो लेबेटालोल, अगर लेबेटालोल आप नहीं दे सकते तो फिर नेफेडिपिन, अगर नेफेडिपिन भी नहीं दे सकते तो फिर मिथाइल डोपा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखनी है। अगर बीसीक्यू में आपके पास तीनों ऑप्शन हो तो सबसे पहले अगर कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है लेबेटालोल की, जैसे लाइक के हम अस्थमा वाले पेशेंट्स को नहीं देते लेबेटालोल, ठीक है। तो इसी तरह से आपने ना कंट्राइंडिकेशन भी देखनी है, पूरा सिनेरियो पढ़ना है, और अगर आपको तीनों ऑप्शन देते हैं तो फिर आपने लेबेटालोल ही सिलेक्ट करना है। अगर वो नहीं है लेबेटालोल ऑप्शन में तो फिर आपने नेफेडिपिन करना है, अगर नेफेडिपिन भी नहीं है तो फिर आपने मिथाइल डोपा करना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। और आपने ट्रीटमेंट कब स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि क्रोनिक हाइपरटेंशन वाली पेशेंट्स भी अगर अर्ली प्रेगनेंसी में आपके पास आती है ना, तो क्योंकि फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट की वजह से वेजोडाइलेशन होती है, तो इस वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो आपने ट्रीटमेंट तब देना है जब उसका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा हो, ओके, तब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब क्रोनिक हाइपरटेंशन की जो पेशेंट्स हैं उनको फिर आपने मॉनिटर कैसे करना है? आपने उनकी अपॉइंटमेंट रखनी है एवरी 2 to 4 वीकली, अगर ब्लड प्रेशर उसका वेल कंट्रोल है, ठीक है, तो फिर आप एवरी 2 to वीकली उसकी अपॉइंटमेंट रखेंगे। अच्छा, टाइमिंग ऑफ द बर्थ, डोंट ऑफर द बर्थ बिफोर द 37 वीक इफ़ द ब्लड प्रेशर इज लेस देन द 160/110। अगर ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल है ना, 160/110 से कम है, तो फिर आप 37 वीक से पहले उसको डिलीवर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप 37 वीक से पहले कर रहे हैं, अगर ब्लड प्रेशर हाई है या कोई और मैटरनल या फीटल कंप्रोमाइज़ है, तो फिर आपने उसको मैग्नीशियम सल्फेट और कोर्टिकोस्टेरॉइड देकर डिलीवर करना है, ठीक है। अदरवाइज जो उसकी टाइमिंग ऑफ द बर्थ है वो आफ्टर 37 वीक है, नॉट बिफोर। पोस्टनेटली आपने कैसे मैनेज करना है इन पेशेंट्स को? आपने जैसे डिलीवरी हो गई तो उसके फर्स्ट 2 डेज़ पे तो आपने डेली मॉनिटरिंग करनी है एटलीस्ट 1 टाइम, ठीक है। देन फिर आप डे 3 और डे 5 के बीच में भी एक मरतबा ज़रूर उसकी बीपी की मॉनिटरिंग लेनी है, ठीक है। एम क्या होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर 140/90 से कम हो, और मिथाइल डोपा आपने कब स्विच करनी है? विद इन 2 डेज़ ऑफ द बर्थ। और फिर आपने अल्टरनेटिव मेथड पे, जो कि पहले मेडिसिन ले रही थी उसमें भी वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर तो नहीं ले सकती ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, एंजियोटेंसिन एसी इनहिबिटर ले सकती है, ठीक है। तो ये भी आपका बीसीक्यू है कि मिथाइल डोपा कब स्टॉप करनी है। ये मिथाइल डोपा से पोस्टनेटल डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है पेशेंट्स में ना, तो आपने विद इन 2 डेज़ आफ्टर द बर्थ स्टॉप कर देनी है अगर मिथाइल डोपा ले रही है तो। और आपने इसको मेडिकल रिव्यू या जीपी स्पेशलिस्ट
कि फॉलो पे कब बुलाना है इसको, 6 to 8 वीक आफ्टर द बर्थ, ठीक है। और ये आपके दोनों BCQ में एक तो मिथाइल डोपा आप कब स्टॉप करेंगे और मेडिकल रिव्यू के लिए कब फॉलो पे बुलाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका क्रोनिक हाइपरटेंशन का। अब आ जाते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में, ठीक है। अच्छा, अब जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में 2 कैटेगरी हैं। पहले तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर था ना, अब इस तरह से नहीं है। माइल्ड और मॉडरेट को इन दोनों को मिला के एक ही क्लास कर दी है। एक माइल्ड टू मॉडरेट है, एक सीवियर है, ठीक है। अब दोनों की जो मैनेजमेंट है वो थोड़ी सी चेंज है। अगर पेशेंट को सिर्फ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, इट मीन्स कि उसका ब्लड प्रेशर रेज्ड है आफ्टर द 20 वीक ऑफ द जेस्टेशन और प्रोटीनयूरिया नेगेटिव है और कोई डेंजर साइन नहीं है उसको, ठीक है, तो उसे आप कहते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ठीक है। तो अगर उसका ब्लड प्रेशर ना 160/110 से बिलो है, ठीक है, 140/90 से ज़्यादा है, 160/110 से बिलो है, तो फिर आपने करना क्या है, आप उसको एडमिट नहीं करेंगे। आपने ट्रीटमेंट तो देनी है। अगर ब्लड प्रेशर उसका 140/90 से ज़्यादा है तो फिर आप उसको लेबेटलोल दे दें। टारगेट क्या होना चाहिए, 135/85 तक ब्लड प्रेशर होना चाहिए, ऐसे कम हो। मॉनिटर आपने कैसे करना है इसको, या तो आप वीक में 1 मरतबा करेंगे या तो वीक में 2 मरतबा करेंगे, जब तक उसका ब्लड प्रेशर बिलो 140/90 तक नहीं होता। प्रोटीनयूरिया भी आप चेक करेंगे, क्योंकि इन पेशेंट्स में रिस्क होता है कि ये प्री एक्लेम्शिया डेवलप कर सकती हैं। इसी वजह से आप वीक में एटलीस्ट 1 to 2 टाइम यूरिन डिपिस्टिक करते हैं, ठीक है। अच्छा, और ब्लड टेस्ट आप कौन सी भेजेंगे इन पेशेंट्स की, CBC, LFT और रीनल फंक्शन टेस्ट, ये भी आप वीकली करेंगे। अच्छा, सीवियर हाइपरटेंशन में आपने करना क्या है, माइल्ड टू मॉडरेट में तो आप एडमिट नहीं करते, ठीक है, आपने सिर्फ मॉनिटरिंग करनी होती है। सीवियर में आप एडमिट करते हैं और आपने तब तक करना है उसको एडमिट जब तक उसका ब्लड प्रेशर 160/110 से कम नहीं हो जाता। ट्रीटमेंट आपने सब पेशेंट्स को देना है। एम यही होना चाहिए कि 135 से लेके 85 तक ब्लड प्रेशर होना चाहिए। और ब्लड प्रेशर आप कैसे चेक करेंगे, एवरी 15 to 30 मिनट्स के बाद आप चेक करेंगे, जब तक ब्लड प्रेशर 160/110 से कम नहीं हो जाता। प्रोटीनयूरिया आप कैसे देखेंगे, डेली देखेंगे। सीवियर में आपने डेली देखना है और जो माइल्ड टू मॉडरेट वाले पेशेंट्स हैं उनमें फिर आपने 1 to 2 टाइम पर वीक देखनी है, ठीक है। और जो ब्लड टेस्ट हैं वो आपने दोनों में वीकली करने हैं, उसमें फिर आप CBC, LFT और RFT करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर कैरी आउट टेस्टिंग ऑन 1 ओकेजन इफ द प्री एक्लेम्शिया सस्पेक्टेड, ठीक है। अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं ना कि पेशेंट को प्री एक्लेम्शिया या कोई ऐसे साइन और सिम्टम्स दे रही है, हेडेक या ब्लरिंग ऑफ विजन, या आपको प्रोटीनयूरिया मिल जाता है ना, तो फिर आपने प्लेसेंटल लाइक ग्रोथ फैक्टर भी देखना है। कब देखना है आपने, 20 वीक और 36+6 वीक्स के दरमियान एक मरतबा आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। फिर अगर ये पॉजिटिव आ जाता है ना तो इन पेशेंट्स में IUGR और प्री एक्लेम्शिया का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो थी कि हमने मैटरनल मॉनिटरिंग कैसे करनी थी। अब है कि हम फिटल असेसमेंट कैसे करेंगे। ऑस्कल्टेशन आपने करनी है हर विजिट पे, ठीक है। अल्ट्रासाउंड एक तो जैसे डायग्नोसिस हो गया ना तो उस वक्त आपने अल्ट्रासाउंड किया, फिर आप एवरी 2 to 4 वीक अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है। और अगर हाइपरटेंशन सीवियर है ना तो फिर आप एवरी 2 वीकली करेंगे। अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो एवरी 2 to 4 वीकली, और अगर सीवियर है तो एवरी 2 वीकली करेंगे। CTG अब तब करेंगे जब सीवियर केसेस हों, ठीक है, या क्लिनिकली जब इंडिकेटेड हो। फॉर एग्जांपल कि पेशेंट आपको कंप्लेन कर रही है डिक्रीज फीटल मूवमेंट की, ठीक है, या आप IUGR सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इन केसेस में अगर कोई इंडिकेशन हो ना तब आपने CTG करनी है। या डायग्नोसिस पे ही आपको सीवियर मिले हाइपरटेंशन तब आपने CTG करनी है, ठीक है, अदरवाइज आप नहीं करते। मेडिकेशन आपने कौन सी देनी है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में, फर्स्ट लाइन आपकी जो है ना वो लेबेटलोल ही है। अगर वो नहीं दे सकते तो फिर नेफेडिपिन देंगे, अगर नेफेडिपिन भी नहीं दे सकते तो फिर मिथाइल डोपा देंगे।
बेड रेस्ट ऑफ़र नहीं करेंगे आप एज अ ट्रीटमेंट। टाइमिंग ऑफ बर्थ वही है कि अगर ब्लड प्रेशर 160 पे 110 से कम है तो फिर आपने 37 वीक से पहले बर्थ नहीं करनी। आफ्टर 37 वीक ही आप करेंगे। वो फिर एक शेयर डिसीजन मेकिंग बेसिस पे होगा जो वुमेन और सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन डिसाइड करेंगे। अगर प्री टर्म बर्थ आप कर रहे हैं किसी और इंडिकेशन की वजह से तो फिर आपने एंटीनेटल स्टीरॉयड भी देने हैं, मैग्नीशियम सल्फेट भी देने हैं, ठीक है। पोस्टनेटल आपने इन पेशेंट्स की कैसे मॉनिटरिंग करनी है? आप ना इन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं फर्स्ट 2 डेज़ पे, जैसे आप क्रोनिक हाइपरटेंशन में कर रहे थे। देन आप 3rd और 5th डे के दरमियान एक मरतबा ज़रूर करेंगे। और अगर क्लिनिकली इंडिकेटेड हो या मेडिकेशन आप चेंज कर रहे हो ना, तब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करेंगे उसका। पोस्टनेटल यही है कि आपने ट्रीटमेंट अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर फिर भी आफ्टर दी प्रेगनेंसी, क्योंकि ये तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन था सिर्फ बेबी की वजह से था, प्रेगनेंसी की वजह से था। अब क्योंकि प्रेगनेंसी तो हो गई, ठीक है, बच्चा डिलीवर हो गया, अगर उसके बाद भी माँ का ब्लड प्रेशर हाई है तो फिर आपने ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है। और अगर उसका ब्लड प्रेशर 130/80 से कम हो जाता है ना, तो फिर आपने रिड्यूस कर देना है, ठीक है। मिथाइल डोपा तो आप स्टॉप कर देंगे विद इन 2 डेज़ ऑफ द बर्थ, और उसको आपने अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट देना है। और अगर क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में तो नहीं होता, फिर पोस्टपार्टम पीरियड में होता है, तो उनको आपने स्टार्ट कर देनी है एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट। अगर उनका ब्लड प्रेशर पोस्टपार्टम पीरियड में 150/100 से ज़्यादा है, ठीक है, और वो मेडिकेशन पे भी नहीं है, तो फिर आपने एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी है। ओके, तो आपने जब भी डिस्चार्ज करेंगे पेशेंट को तो फिर आपने उसको पूरा गाइड करना है, फॉलोअप के बारे में बताना है, मेडिकल रिव्यू करना है, ब्लड प्रेशर चेक करना है उसका फ्रीक्वेंटली, ठीक है। आप फॉलोअप पे कब बुलाएंगे? 2 वीक मेडिकल रिव्यू विद दी जीपी स्पेशलिस्ट इफ स्टिल ऑन मेडिकेशन। अगर पेशेंट ना जेस्टेशनल हाइपरटेंशन उसको थी, ठीक है, और उसके बाद भी पोस्टनेटली भी उसका ब्लड प्रेशर रेज्ड आ रहा है और वो मेडिसिन ले रही है ना, तो उनका फॉलोअप विद इन 2 वीक होना चाहिए। बाकी पोस्टनेटल रिव्यू के लिए आप पेशेंट को बुलाएंगे 6 to 8 वीक। जिन पेशेंट्स को जेस्टेशनल हाइपरटेंशन थी, अब चाहे वो मेडिकेशन पे हैं या नहीं हैं, उनका 6 to 8 वीक पे मेडिकल रिव्यू होता है, ठीक है। और जो पेशेंट मेडिसिन पे हैं उनका आफ्टर 2 वीक ऑफ द डिलीवरी आपने मेडिकल रिव्यू लेना है। ओके, सो अब तक हमने क्रोनिक हाइपरटेंशन किया और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन किया। अब हम करेंगे प्री इक्लेम्शिया। ओके, अच्छा, प्री इक्लेम्शिया में यही है कि अगर जैसे प्री इक्लेम्शिया ना डायग्नोज होता है ना, तो उन पेशेंट्स को आपने एडमिशन कर देनी है, ठीक है, ऑफर द एडमिशन फॉर द सर्विलेंस इफ देयर आर द कंसर्न फॉर द मदर आर द बेबी, ठीक है। अगर कब कब आप एडमिशन करेंगे? अगर उसका ब्लड प्रेशर 160 या 160 से ज़्यादा है, या आपको बायोकेमिकल या हेमाटोलॉजिकल लेबोरेटरी की एबनॉर्मल रिपोर्ट्स मिल रही हैं, LFT आपकी एबनॉर्मल है या RFT एबनॉर्मल है या CBC, तो इन कंडीशंस में आपने पेशेंट को एडमिट कर देना है। अच्छा, अब ये है कि आपने मॉनिटर कैसे करना है। अच्छा, 2 मॉडल हैं रिस्क प्रेडिक्शन के। एक तो फुल पायर्स है। फुल पेयर्स में क्या है कि आपने कभी भी ये मॉडल यूज़ कर सकते हैं फॉर द रिस्क असेसमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रैप पैसा आप 34 वीक्स तक करते हैं। इमीडिएट अटेंशन इज़ रिक्वायर्ड अगर ब्लड प्रेशर उसका 160 से ज़्यादा है, या आपको कैराटिनिन रेज मिल रहा है 90 से अबव, या आपको अलेनाइन ट्रांसअमाइनेज रेज मिल रहा है, ठीक है, या तो आपको प्लेटलेट काउंट 150 से कम मिल रहे हैं, आपको साइन ऑफ इमीनेंट इक्लेम्शिया मिल रही हैं, ठीक है। इमीनेंट इक्लेम्शिया में कौन सी साइंस आपको मिलेंगी? पल्मोनरी एडिमा हो सकता है या सस्पेक्टेड फीटल कंप्रोमाइज़ हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपने इमीडिएट एक्शन लेना है, एडमिट करना है पेशेंट को। अच्छा, अब जिस तरह से हमने जेस्टेशनल हाइपरटेंशन किया उसको डिवाइड किया गया था ना माइल्ड टू मॉडरेट और सीवियर में, इसी तरह से आप प्री इक्लेम्शिया को भी
हमने डिवाइड किया है माइल्ड टू मॉडरेट एंड सीवियर, ठीक है। अब है आप इन दोनों की मॉनिटरिंग चेंज है। एडमिशन आपने दोनों में करनी है, क्योंकि जैसे प्री एक्लेम्शिया डायग्नोस होता है तो फिर आप एडमिट करते हैं पेशेंट को, चाहे वो माइल्ड टू मॉडरेट हो या चाहे वो सीवियर हो, ठीक है। अच्छा, अगर आपने अगर जो रिस्क असेसमेंट मॉडल हमने किए हैं फुल पेयर्स और प्रैप्स, उस हिसाब से अगर आप असेस कर रहे हैं कि पेशेंट हाई रिस्क है या कोई क्लिनिकल कंसर्न है ना, तो आपने उसको एडमिट कर देना है, ओके। और आप उसको ट्रीटमेंट देंगे जब तक उसका ब्लड प्रेशर 140/190 से कम नहीं हो जाता। और अपने बीपी मॉनिटरिंग कैसे करनी है, एवरी 48 आवर करनी है। और अगर आप एडमिट कर रहे हैं तो मोर फ्रीक्वेंटली करेंगे। अगर कोई रिस्क नहीं है, पेशेंट स्टेबल है, सिर्फ 140/90 उसका ब्लड प्रेशर है, तो फिर उसको तो आप एडमिट नहीं करेंगे ना। अच्छा, अब ये है कि ब्लड टेस्ट आपने कैसे करने हैं, सीबीसी करेंगे, एलएफटी करेंगे, आरएफटी करेंगे, और ये आप कब करेंगे, 2 वीकली करेंगे। सो ओके, तो आपने 2 टाइम्स अ वीक करनी है, ठीक है। वीक में 2 मरतबा आप करेंगे। और फीटल असेसमेंट के लिए आपने अल्ट्रासाउंड करना है एवरी 2 वीक। सीटीजी आपने डायग्नोसिस पे ही करनी है, और फिर अगर क्लिनिकली इंडिकेटेड हो तो फिर आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यूरिन एल्ब्यूमिन मेंशन नहीं है। यूरिन एल्ब्यूमिन क्योंकि अब देखो आपने डायग्नोसिस ही प्री एक्लेम्शिया आपको प्रोटीन यूरिया की बेसिस पे ही किया होगा ना, तो यूरिन डिपिस्टिक आप जैसे हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में कर रहे थे एवरी 2 वीकली, ठीक है, या वीक में 2 टाइम्स हम कर रहे थे। तो वो क्यों कर रहे थे, ताकि हमें पता चले कि वो प्रोग्रेस तो नहीं कर रहा प्री एक्लेम्शिया में। अब प्री एक्लेम्शिया तो डायग्नोस हो चुका है, तो प्री एक्लेम्शिया से हम प्रोटीन यूरिया को रिपीट भी करें, ठीक है, तो उसे हम क्या डायग्नोस करना चाह रहे हैं। देखिए, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में तो हम इसलिए कर रहे थे ना, ताकि अगर वो प्रोग्रेस करता है प्री एक्लेम्शिया में तो हमें मालूम हो जाए, तो हम प्री एक्लेम्शिया की मैनेजमेंट करें ना। अब प्री एक्लेम्शिया को तो हमने डायग्नोस ही प्रोटीन यूरिया की बेसिस पे किया है, और जो क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स हैं या लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है उनकी बेसिस पे किया है। अब प्रोटीन यूरिया पे तो वो डायग्नोस हो चुका, बार बार रिपीट करने से हमें क्या ही फ़ायदा मिलेगा ना। किसी चीज़ का कोई फ़ायदा हो तो वही तभी हम करते हैं ना, काम का तो रिपोर्ट ही नहीं करवाएंगे। तो इसी वजह से प्रोटीन यूरिया सिर्फ जब डायग्नोसिस आप करते हैं तो उसी वक्त आप करते हैं। और अगर कोई न्यू साइन और सिम्टम्स होते हैं पेशेंट्स को डेवलप ना, तो फिर आप रिपीट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप रिपीट नहीं करते प्री एक्लेम्शिया में प्रोटीन यूरिया के लिए यूरिन डिपिस्टिक, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि अगर सीवियर हो प्री एक्लेम्शिया ना, तो फिर आपने करना क्या है, आपने एडमिट करना है, आपने ट्रीटमेंट देनी है। एवरी 15 to 30 मिनट्स के बाद आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है उसका। जब उसका ब्लड प्रेशर 160/110 से बिलो हो जाए तो फिर आपने 4 टाइम्स डेली ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करनी है। और आपने जो ब्लड टेस्ट हैं वो आपने 3 टाइम्स अ वीक करनी है। अल्ट्रासाउंड आप एवरी 2 वीकली करेंगे। सीटीजी आप डायग्नोसिस पे करेंगे, और अगर क्लिनिकली इंडिकेटेड हो तो फिर आप करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। अच्छा, मेडिकेशन यही है कि आपने फर्स्ट लाइन लेबेटालोल देनी है। अगर लेबेटालोल अनटॉलरेटेबल है या अनसूटेबल है पेशेंट के लिए तो फिर आपने नेफेडिपिन देनी है। अगर वो भी आप नहीं दे सकते तो फिर आपने मिथाइलडोपा देनी है, ठीक है। अर्ली बर्थ आप कब करेंगे, इनएबिलिटी टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर यूजिंग द 3 or the more classes of the एंटी हाइपरटेंसिव। तो ये इंडिकेशन है जब आपने बच्चे को डिलीवर करना है बिफोर दी 37 वीक ऑफ द जेस्टेशन। एक तो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, आपने एक से ज़्यादा क्लासेस दे दी हैं, लेबेटोरल भी दे दी, मिथाइलडोपा भी दे दी, नेफेडिपिन भी दे दी, फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। या जो मैटरनल पल्स ऑक्सीमेट्री है वो लेस देन 90% है, या पेशेंट डिटोरिएट हो रही है, उसके एलएफटी, आरएफटी, हीमोलाइसिस और लो ब्लड मतलब कि हेल्प सिंड्रोम में जा रही है, ठीक है, तो उसमें फिर आपने टर्मिनेट कर देना है। या पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल फीचर्स देना, जिसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि आपने जैसे ये साइनो सिम्टम्स हो तो फिर आपने अलर्ट हो जाना है। अगर सीवियर हेडेक हो, विजुअल डिस्टर्बेंस हो, फ्लैशिंग हो, या पेशेंट को फिट्स हो, तो फिर आपने इमीडिएट बर्थ करनी है ना। प्लेसेंटल अब्रप्शन हो या उसकी नॉन रीअश्योरिंग सीटीजी हो, या आपको डॉपलर पे रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो मिले। सो दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ द अर्ली बर्थ बिफोर द 37 वीक ऑफ द जेस्टेशन।
ओके। अच्छा, अब ये है कि अगर आप अर्ली बर्थ कर रहे हैं और उसकी जेस्टेशनल एज बिफोर 34 वीक है, तो फिर आपने करना क्या है, आपने कंटिन्यू सर्विलेंस करनी है अनलेस अर्ली बर्थ इज इंडिकेटेड। और आपने इन पेशेंट्स को बिफोर 34 वीक आप उसको मैग्नीशियम सल्फेट भी देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड भी देंगे। ओके, 34 टू 36 वीक अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं अर्ली बर्थ, तो फिर इनमें आपने स्टेरॉइड देना है। ओके, और जो बर्थ का डिसीजन होगा ना, उसमें आपकी सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन इन्वॉल्व होगी और न्यूनेटल इन्वॉल्व होगा, और उसके अलावा एनेस्थेटिस्ट टीम इन्वॉल्व होगी। ओके, और अगर पेशेंट आपके पास आती है 37 वीक पे और विद प्री एक्लेम्शिया, तो फिर आपने 37 वीक्स पे उसको डिलीवर कर देना विद इन 24 टू 48 आवर आफ्टर गिविंग द स्टीरॉयड कवर। पोस्टनेटल आपने कैसे मॉनिटरिंग करनी है, कैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर पेशेंट आपके पास एडमिट है, ठीक है, पोस्टनेटल आपके पास पेशेंट डिलीवरी के बाद या LSCS के बाद तो एडमिट ही होगी ना, तो आपने अगर एडमिट है पर ट्रीटमेंट में नहीं है, तो फिर आपने उसकी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी है एटलीस्ट 4 टाइम्स अ डेली। अगर ट्रीटमेंट पे है तो फिर भी आपने 4 टाइम्स अ डेली करनी है उसकी, जब तक आपके पास एडमिट है। जैसे आपने उसको डिस्चार्ज कर दिया, तो फिर आप डे 3 और 5 इनके दरमियान एक मरतबा ज़रूर उसकी रीडिंग लेंगे, ठीक है। अगर पेशेंट आपके पास अगर वो ट्रीटमेंट पे है ना, तो फिर वो ब्लड प्रेशर कैसे चेक करेगी, एवरी 1 to 2 डेज़ के बाद उसने ब्लड प्रेशर चेक करना है अप टू 2 वीक्स तक, जब तक उसकी हाइपरटेंशन रिजॉल्व नहीं हो जाती, ठीक है। तो इट मीन्स कि पहले जो 2 दिन होंगे उसमें वो 4 टाइम्स डेली करेगी, देन 3rd और 5th डे के दरमियान एक मरतबा ज़रूर चेक होगा उसका ब्लड प्रेशर। देन फिर अगर वो ट्रीटमेंट पे है, तो फिर एवरी 1 to 2 डेज़ के बाद ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होगी, और कब तक होगी, एटलीस्ट 2 वीक्स तक होगी, जब तक उसकी हाइपरटेंशन रिजॉल्व नहीं हो जाती। अच्छा, पोस्टनेटली आपने ट्रीटमेंट तब देना है जब उसका ब्लड प्रेशर 150/100 से ज़्यादा हो, और आपने ट्रीटमेंट रिड्यूस कर देना है अगर ब्लड प्रेशर उसका 140/90 से बिलो हो जाता है। मिथाइल डोपा आपने विद इन 2 डेज़ स्टॉप कर देनी है। ओके, हेमाटोलॉजिकल एंड द बायोकेमिकल मॉनिटरिंग वो आपने कैसे टेस्ट करनी है प्री एक्लेम्शिया वाले पेशेंट्स में। आप प्लेटिलेट, ट्रांसमाइनेज और सीरम केराटिन आफ्टर 48 to 72 आवर आफ्टर बर्थ चेक करते हैं, ठीक है। और ये आपका KNVCQ है। अच्छा, करनी तो आपने एक मरतबा है। अगर आपकी नॉर्मल नहीं आती है, नॉर्मल रिजल्ट आते हैं आपके, तो फिर आपने रिपीट करनी है टेस्ट जब तक आपकी नॉर्मल है। अच्छा, उसके अलावा आपने यूरिन डिपिस्टिक करनी है 6 to 8 वीक्स पे, जब आपके पास आएगी तब आपने करनी है। अगर प्रोटीन यूरिया पॉजिटिव है 1+ या उससे ज़्यादा है, और इट परसिस्ट फॉर मोर देन 3 मंथ, तो फिर आपने इसको रेफ़र कर देना है किडनी फंक्शन असेसमेंट के लिए, ठीक है। स्पेशलिस्ट के पास आपने उसको, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर देना है, ओके। अच्छा, अब यह है कि फीटल मॉनिटरिंग का अलग से इन लोगों ने मेंशन किया है कि आपने टाइप ऑफ हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर में किस तरह से करनी है। अगर क्रोनिक हाइपरटेंशन है ना, तो उसमें फिर आपने अल्ट्रासाउंड करना है फॉर फीटल ग्रोथ, अम्यूनिटी फ्लूट एंड अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर 28 वीक्स पे, 32 वीक्स पे एंड देन 36 वीक पे। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में आपने सिर्फ अल्ट्रासाउंड फॉर फीटल वेलबींग एंड अम्यूनिटिक फ्लूट के लिए करना है, उसको रिपीट करना है एवरी 2 to 4 वीकली। और अगर सीवियर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, तो फिर आप अल्ट्रासाउंड रिपीट करते हैं एवरी 2 वीकली। प्री एक्लेम्शिया और सीवियर हाइपरटेंशन में आपने CTG करनी है एट डायग्नोसिस पे, और इन दोनों में, सीवियर हाइपरटेंशन में और प्री एक्लेम्शिया में, आपने अल्ट्रासाउंड रिपीट करना है एवरी 2 वीकली। अच्छा, रिपीट CTG आप प्री एक्लेम्शिया में और सीवियर हाइपरटेंशन में तब करेंगे जब फीटल मूवमेंट रिड्यूस हो, या पेशेंट वजाइनल ब्लीडिंग की कंप्लेंट करे, या एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट करे, या मैटरनल डिटोरिएशन हो, तो इन कंडीशन में आपने CTG रिपीट करनी है, ठीक है। आप एडिशनल फ्रीक्वेंट फीटल मॉनिटरिंग तब करेंगे जब पेशेंट को सीवियर प्री एक्लेम्शिया हो,
या अगर प्री एक्लेम्सिया हो बिफोर 34 वीक और उसकी वजह से उसकी प्रीवियस डिलीवरी हुई हो, ठीक है, इट मीन्स कि पेशेंट को हिस्ट्री हो सीवियर प्री एक्लेम्सिया की हो, पास्ट में हिस्ट्री हो, प्रीवियस प्रेगनेंसी में हिस्ट्री हो, या हिस्ट्री हो कि प्री एक्लेम्सिया पेशेंट को हुआ था जिसकी वजह से उसकी प्री टर्म बर्थ हुई थी, ठीक है। अगर ऐसी कोई इसकी प्रीवियस हिस्ट्री है तो दीज पेशेंट रिक्वायर दी एडिशनल मॉनिटरिंग, ओके। या इसकी प्रीवियस हिस्ट्री हो बेबी विद प्री एक्लेम्सिया एंड IUGR, ठीक है, तो इनमें भी फिर आपने एडिशनल मॉनिटरिंग करनी है। या प्री एक्लेम्सिया की वजह से उसको अनटाइप्ड डेथ या प्लेसेंटल अब्रप्शन हुई हो, सो दीज पेशेंट नीड द एडिशनल मॉनिटरिंग। अच्छा, अब आ जाते हैं कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर में आपने लेबर के दौरान किसी पेशेंट को मॉनिटर करना है, आपने ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है आवरली, और अगर सीवियर हाइपरटेंशन है तो फिर आपने एवरी 15 to 30 मिनट्स तक उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, ठीक है, जब तक ब्लड प्रेशर 160/110 से कम नहीं हो जाता। अच्छा, उसके बाद आपने लेबर के दौरान भी उसको एंटीनेटल एंटी हाइपरटेंसिव जो भी ट्रीटमेंट ले रही थी, लेबेटोलोल ले रही थी या मिथाइलडोपन ले रही थी, वो आपने कंटिन्यू करना है। अगर नीड हो तो आप हेमाटोलॉजिकल या बायोकेमिकल टेस्ट करवाएंगे, अदरवाइज़ अगर पहले एंटीनेटल पीरियड में नहीं हुए तो फिर आप करवाएंगे। ओके, ओके, तो सीवियर हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को आपने इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफर करना है। आप लेबेटोलोल देंगे, ओरल नेफेडिपिन देंगे, या आप IV हाइड्रोलिज़िन दें, ठीक है। अगर आप IV हाइड्रोलिज़िन दे रहे हैं ना तो उससे पहले आपने उसको 500 ml क्रिस्टोलाइट फ्लूइड ज़रूर देना है। अच्छा, और जो इक्लेम्प्टिक पेशेंट्स हैं उनमें फिर आपने मैग्नीशियम सल्फेट देनी है, दैट इज़ द फर्स्ट लाइन फॉर द इक्लेम्शिया। अच्छा, अगर आपने ना मैग्नीशियम सल्फेट प्रोलॉन्ग यूज़ की है फॉर मोर देन दी 5 to 7 days, तो इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं नियोनेट पे? नियोनेटल स्केलेटल एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, नियोनेटल हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, नियोनेटल हाइपरमैग्नीशियमिया हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म यूज़ की है दैन आप मॉनिटर करेंगे नियोनेट को, ओके। और अगर आप अर्ली बर्थ कर रहे हैं ना तो प्री एक्लेम्शिया में या सीवियर हाइपरटेंशन में तो फिर आपने स्टेरॉइड देने हैं। अच्छा, हेल्प सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए आप रेंडेक्सा और बेटामेथासोन का यूज़ नहीं करना। आप लंग मैच्योरिटी के लिए दे सकते हैं हेल्प में भी स्टेरॉइड, बट अपने स्पेसिफिकली हेल्प को ट्रीट करने के लिए डेक्सा और बेटामेथासोन नहीं देना। अच्छा, आपने ना प्री एक्लेम्शिया में या सीवियर प्री एक्लेम्शिया में आपने फ्लूइड नहीं देना अनलेस आप हाइड्रोलिज़िन नहीं यूज़ कर रहे हैं। अगर आप हाइड्रोलिज़िन यूज़ कर रहे हैं तो फिर उससे पहले आपने 500 देना होता है, अदरवाइज़ आप फ्लूइड नहीं देते, ठीक है। 80 ml से ज़्यादा आपने फ्लूइड नहीं देना होता पर आवर, क्योंकि अगर आप देंगे तो फ्लूइड ओवरलोड होगा और पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा होगा। या अगर आप इस कंडीशन में भी फ्लूइड देंगे, अगर पेशेंट को हेमरेज है, ठीक है, ब्लीड कर रही है, फ्लूइड लूज कर रही है ना, तो फिर आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप 80 ml पर आवर से ज़्यादा फ्लूइड नहीं देंगे। अच्छा, क्रिटिकल केयर लेवल 3 केयर आपने उसमें कैसे प्रोवाइड करनी है? अगर सीवियर प्री एक्लेम्शिया है ना तो उन पेशेंट्स को आपने लेवल 3 केयर प्रोवाइड करनी है जिनको वेंटिलेशन की नीड हो। अच्छा, ये ना आपकी BCQ ये पहले पास्ट में आए हुए हैं। और अच्छा, वो पेशेंट जिनको फिर इन्वेसिव मॉनिटरिंग की नीड हो या IV हाइपरटेंसिव की नीड हो, जैसे कि सीवियर प्री एक्लेम्शिया के साथ साथ कोई कॉम्प्लिकेशन हो, जस्ट लाइक दी सीवियर प्री एक्लेम्शिया के साथ एक्लेम्शिया हो या हेल्प हो, या सीवियर प्री एक्लेम्शिया के साथ साथ उसको हेमरेज हो या हाइपरकेलीमिया हो, तो अगर ये पेशेंट आपके पास आती है ना तो इन पेशेंट्स को आपने फिर लेवल 2 केयर प्रोवाइड करनी है, जिसमें फिर आप इन्वेसिव मॉनिटरिंग करेंगे और उसको IV हाइपरटेंसिव देंगे, ओके। लेवल 1 आपने केयर किसको प्रोवाइड करनी है? प्री एक्लेम्शिया विद हाइपरटेंशन या वो पेशेंट जिनमें आप कंजर्वेटिव मैनेज कर रहे हैं, सीवियर प्रीटर्म हाइपरटेंशन, तो इन पेशेंट्स को आपने लेवल 1 केयर प्रोवाइड करनी है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आपने कौन सी मेडिसिन है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है
जो कि आप ब्रेस्ट फीडिंग में दे सकते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा वो आपने प्रेगनेंसी के दौरान का पढ़ा ना। अब प्रेगनेंसी के बाद आप कौन सी मेडिसिन देंगे? अच्छा, प्रेगनेंसी में तो हमें एस इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर नहीं दे रहे थे। तो ब्रेस्ट फीडिंग में भी आप एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर नहीं देंगे, बट आप एस इनहिबिटर दे सकते हैं, ARB आप नहीं देंगे। एनअल्प्रेल आप देंगे, एस इनहिबिटर आप दे सकते हैं, बट अगर आप दे रहे हैं तो फिर आप उसकी पोटाशियम की मॉनिटरिंग और रीनल फंक्शन टेस्ट दोनों करेंगे चेक। बाकी आप नेफेडिपिन और अमेलोडिपिन दोनों सेफ हैं, हम दोनों दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं। अगर कोई एक ड्रग से पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, आपने उसको नेफेडिपिन दी और कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसके साथ साथ आप ऐसे इनहिबिटर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या आप उसके साथ साथ एटेनोल या लेबेटोलोल भी ऐड कर सकते हैं। बाकी आप ब्रेस्ट फीडिंग में भी डायूरेटिक और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर अवॉइड करेंगे बिकॉज दे आर एक्सप्रेस्ड इन मिल्क। ओके, सो अब आ जाते हैं कि इसका रिकरेंस रिस्क कितना है। द ओवरऑल रिस्क ऑफ द रिकरेंस फॉर द हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन द फ्यूचर प्रेगनेंसी इज़ 1 in 5। ओवरऑल जो तकरीबन सारे हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है ना, इनका रिस्क है 1 in 5 या 21%। आपने परसेंटेज भी याद रखना है और ये भी याद रखना है कि 1 in 5 होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि अगर प्रीवियस उसका डायग्नोसिस क्या है और रिकरेंस उसका किसी भी हाइपरटेंशन का करंट प्रेगनेंसी में क्या होगा और रिकरेंस प्री इक्लेम्शिया का क्या होगा। अगर प्रीवियस उसको प्री इक्लेम्शिया की हिस्ट्री है ना, तो अब जो उसकी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होगी उसमें 15% रिस्क है कि उसको हाइपरटेंशन हो सकती है, फिर चाहे वो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो, माइल्ड टू मॉडरेट हो, चाहे सीवियर हो। और अगर प्रीवियस प्री इक्लेम्शिया की हिस्ट्री है तो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में 16% रिस्क होगा कि उसको प्री इक्लेम्शिया हो सकती है, और 25% रिस्क बढ़ जाता है अगर उसकी जो प्री इक्लेम्शिया की हिस्ट्री प्रीवियस थी ना, उसके साथ साथ उसकी प्री टर्म बर्थ की भी हिस्ट्री हो और वो भी प्री इक्लेम्शिया की वजह से प्री टर्म बर्थ हुई हो, तो उन केसेस में आपका 25% रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, अगर प्रीवियस पेशेंट को हिस्ट्री है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की, तो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में हिस्ट्री हो सकती है 9% हाइपरटेंशन की और प्री इक्लेम्शिया की 6 to 12% या 1 in 8। अगर पहले क्रोनिक हाइपरटेंशन की है तो जाहिर सी बात है क्रोनिक हाइपरटेंशन तो प्रेगनेंसी में भी हाइपरटेंशन ही होगी ना, तो उसका तो रिकरेंस है ही नहीं, वो तो होगी ही होगी। तो प्री इक्लेम्शिया उसकी वजह से कितना हो सकता है? 2% तक हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकता है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर की वजह से? कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो सकती है इन पेशेंट्स को लेटर लाइफ में। ओके, सो रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं लॉन्ग टर्म? इंक्रीज लाइकहुड ऑफ द मेजर एडवर्स कार्डियोवास्कुलर इवेंट 1.5 to 3 टाइम हायर। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर जिन पेशेंट्स में होते हैं ना, तो उनमें कार्डियोवास्कुलर इवेंट का रिस्क कितना बढ़ जाता है? 1.5 to 3 टाइम हायर। कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी, स्ट्रोक और क्रोनिक हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो आपने जब भी पेशेंट को डिस्चार्ज करना है तो आपने उसको एडवाइस करना है टू अवॉइड द वोमिट स्मोकिंग, एंड आपने उसको हेल्दी लाइफ स्टाइल और वेट रिडक्शन के बारे में भी एडवाइस करना है। ओके, और वो पेशेंट्स जिनमें प्री इक्लेम्शिया की हिस्ट्री हो या हाइपरटेंशन की हिस्ट्री हो और जिसकी वजह से प्री टर्म बर्थ हुई हो उनकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में, तो उनको आपने एडवाइस करना है कि आप जब कंसीव करना चाहें तो फिर आपने प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग ज़रूर लेनी है, ठीक है, ताकि फिर आप उसको रिकरेंस का रिस्क बता सकें, क्योंकि इन पेशेंट्स में फिर रिकरेंस का रिस्क 25% तक बढ़ जाता है। BMI कितना रखना है आपने? 18.5 से लेकर 24.9 तक रखना है। प्रेगनेंसी इंटरवल 10 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 ईयर से ज़्यादा होता है तो फिर इसमें प्री इक्लेम्शिया का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, किडनी डिजीज़ का क्या है कि while the relative risk of the end stage kidney disease is increased for the women with the history of the preeclampsia, the absolute risk is remain low। रिस्क है बट इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। If there is a no proteinuria or hypertension at the 6 to 8 week postnatal review, no further follow for the kidney disease is necessary। आप जब मॉनिटर करते हैं ना प्री इक्लेम्शिया वाले पेशेंट को पोस्टनेटली, आप 6 to 8 वीक पे यूरिन डिपिस्टिक करते हैं। अगर यूरिन डिपिस्टिक आपकी नेगेटिव आती है ना, तो फिर आपने फर्दर फॉलो पे नहीं बुलाना। अगर आपकी परसिस्टेंटली पॉजिटिव आ रही है और 3 मंथ तक पॉजिटिव आ रही है ना, तो फिर आप किडनी असेसमेंट करते हैं।
ठीक है। प्रोटीन थ्रोम्बोफिलिया के लिए भी आप सस्पेंड नहीं करते एक्लैम्प्टिक पेशेंट्स में। अच्छा, अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं। क्रोनिक हाइपरटेंशन हम तब कहते हैं जब पेशेंट को हाइपरटेंशन हो, एट बुकिंग पे हो या बिफोर 20 वीक हो, या पेशेंट ऑलरेडी एंटी हाइपरटेंसिव ले रही है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हम तब कहेंगे जब ब्लड प्रेशर रेज्ड हो आफ्टर 20 वीक विदाउट दी प्रोटीनयूरिया। प्री एक्लेम्शिया हम तब कहेंगे जब हाइपरटेंशन हो आफ्टर 20 वीक विद वन और मोर न्यू ऑनसेट कंडीशन। इट मीन्स कि 20 वीक्स के बाद उसका ब्लड प्रेशर रेज्ड हो, उसके साथ साथ पेशेंट को प्रोटीनयूरिया हो या आपकी जो बायोकेमिकल लैब इन्वेस्टिगेशन है वो एबनॉर्मल हो, LFT-D रेंज हो या RFT-D रेंज हो, तो उसे आप प्री एक्लेम्शिया कहते हैं। एक्लेम्शिया क्या है? अ कन्वल्सिव कंडीशन एसोसिएटेड विद द प्री एक्लेम्शिया, तो उसे आप एक्लेम्शिया कहते हैं। हेल्प में आपको हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम मिलेंगे और लो प्लेटलेट लेवल मिलेगा। ओके, तो प्री एक्लेम्शिया को आप डायग्नोज कैसे करते हैं? है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर रेज्ड 140/90 से ज़्यादा हो, उसके साथ साथ या तो उसको प्रोटीनयूरिया हो या ऑर्गन डिसफंक्शन हो। ठीक है, ऑर्गन डिसफंक्शन से क्या मुराद है कि रीनल इंसफिशिएंसी हो, LFT उसकी D रेंज हो, या पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल साइनो सिम्टम्स हो। ठीक है, या तो उसकी हेमाटोलॉजिकल इश्यूज़ हो, इट मीन्स कि उसके प्लेटलेट काउंट कम हो, या तो डोपलर एबनॉर्मल हो। ठीक है, FGR हो या एबनॉर्मल डोपलर हो। तो इनमें से अगर कोई एक फाइंडिंग मिलती है आपको हाइपरटेंशन के साथ, तो फिर आप प्री एक्लेम्शिया डायग्नोज करते हैं। सीवियर हाइपरटेंशन आप तब कहते हैं जब ब्लड प्रेशर 160/110 से ज़्यादा हो। ठीक है, विदाउट द सिग्निफिकेंट प्रोटीनयूरिया। और सीवियर प्री एक्लेम्शिया आप तब कहते हैं जब पेशेंट को सीवियर हाइपरटेंशन हो डिस्पाइट ऑफ गिविंग द ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट से भी उसकी ब्लड प्रेशर लो नहीं हो रही, और उसके साथ साथ उसको रेड फ्लैग सिम्टम्स हैं लाइक दी हेडेक है, विजुअल डिस्टर्बेंस है, या नोज़िया वॉमिटिंग है, या एपिगेस्ट्रिक पेन है, या ओलिगोयूरिया है, तो उसे आप सीवियर प्री एक्लेम्शिया कहते हैं। ओके, तो हाइपरटेंशन में से यही आपके मॉनिटरिंग पे भी CQs आते हैं, ट्रीटमेंट पे आते हैं।